इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ लीवर। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उसका नाम है हेपाटाइटिस। हेपा मतलब क्या होता है, लीवर। टाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इन लीवर को कहते हैं हेपाटाइटिस। इसमें होता क्या है, सबसे पहले वायरस जो है हमारे लीवर के हेपेटोसाइट में इंटर करता है। इंटर करके ये क्या करता है, बहुत सारे एबनॉर्मल प्रोटीन रिलीज करता है। उसमें से एक है MHC1। अब ये प्रोड्यूस करता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, अरे एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो CD8+ टी सेल को रिलीज करता है और वो जाके MHC1 से अटैच हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, उसको किल कर देता है, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कॉन्सिलमेन। किसको देखेंगे, COUNCIL, कॉन्सिलमेन बॉडी देखेंगे किसके अंदर, तो पोर्टल ट्रैक और लोब्यूल के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिस्टोलॉजिकली हम क्या देखते हैं इसमें, तो कॉन्सिलमेन देखते हैं किसमें, तो हेपाटाइटिस में। अगर उसके बाद पहले क्या बता रहे थे कि जो हमारा वायरस इंटर किया है, नॉर्मल प्रोटीन रिलीज किया, हमारा इधर से टी सेल गया CD8 लेकर उसको मारने के लिए मार दिया, जिसके कारण एपोप्टोसिस हुआ और इस तरह से डैमेज लीवर का स्टार्ट होने लगता है। तो सिम्टम क्या क्या दिखेंगे, सिम्टम दिखेगा फीवर, बुखार आ जाता है, मलेस MALAIAC, और नौसिया। नौसिया मतलब क्या होता है, वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना। कभी कभी क्या होता है, हेपेटोमीगैली, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है तो हमारा लीवर भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। लीवर के फूलने को हम क्या कहते हैं, हेपेटोमीगैली। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, पेन होगा। अब लीवर डैमेज हो रहा है तो इसमें क्या होंगे, लीवर डैमेज होगा तो जो उसका एंजाइम है वो लीकेज होने लगेगा ब्लड में। कौन कौन सा एंजाइम होता है, जैसे कि ALT, AST। ALT क्या होता है, ज़्यादा सेक्रिएट होता है एज कंपेरिजन टू AST। ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट भी क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस के कारण क्या होगा, मेनली एंटीजन का एस्टुमुलेशन होगा। और भी क्या कौन कौन से सिम्टम देख सकते हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा फीवर, मलेस, नौसिया, हेपेटोमीगैली, ये लीवर का जो एंजाइम है वो ब्लड में ज़्यादा मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस होगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा बाइल जूस है उसका भी क्या होगा, हेपेटोसाइट के डैमेज के कारण उसका भी ब्लड में लीकेज होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा ब्लड में देखने को मिलता है, क्योंकि जो कंजुगेटेड होगा वो तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारा हेपाटाइटिस है ना, ड्यूरेशन के अनुसार दो चीज़ में बांटा गया है, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट 6 मंथ से पहले जो होता है उसको एक्यूट कहते हैं, और 6 मंथ के बाद जो होता है उसको क्रोनिक कहते हैं। एक्यूट में इन्फ्लामेशन मिली देखने को मिलेगा पोर्टल ट्रैक में, और क्रोनिक में क्या, नेक्रोटिक और चिरहोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले आते हैं हम एक्यूट हेपाटाइटिस में। इसमें मेनली देखेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले इसमें मेनली हम टर्म डिस्कस करें, ये टर्म हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले थे, इन्फ्लामेशन हो जाता है हेपेटोसाइट में, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलूनिंग, बैलून की तरह फूल जाता है हमारा हेपेटोसाइट। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि बैलूनिंग किस में होता है, तो बैलूनिंग का मतलब सिंपल क्या हो सकता है कि हमारे हेपेटोसाइट में इन्फ्लामेशन हो जाना। अब दूसरा टर्म है जिसका नाम है स्पॉटी नेक्रोसिस। स्पॉटी नेक्रोसिस करने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा लीवर है, ठीक है, इसमें अगर एक हेपेटोसाइट क्या होंगे, एपोप्टोसिस होगा, तो इसको कहेंगे स्पॉटी नेक्रोसिस। ठीक है, और मेनली आपको पता है कौन सा ये बॉडी प्रेजेंट होता है हेपाटाइटिस में, कॉन्सिलमेन बॉडी, अभी पढ़ाया था। ठीक है, मेनली जो लोबुलर आर्किटेक्चर है उसमें भी डिसरप्शन देखने को मिलेगा। अब एक आपको टर्म मिलेगा ब्रीजिंग नेक्रोसिस। इसका मतलब क्या होता है,
मतलब कि नेक्रोसिस या तो पोर्टल होगा, पोर्टल तो सेंट्रल होगा, सेंट्रल तो सेंट्रल रीजन होगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि 2 लोब्यूल्स बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह से हम 2 लोब्यूल्स बना लिए। या तो क्या होगा, इस तरह से डैमेज होता है मान लीजिए, तो पोर्टल से पोर्टल में होगा, सेंट्रल से सेंट्रल में होगा, या पोर्टल से सेंट्रल में होगा। इस तरह डैमेज होता है, ब्रिज बना के डैमेज होता है। इसी को कहते हैं, ऐसे भी देखिए, नदी 2 किनारा को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज। तो यहाँ पर भी तो 2 चीज़ों का हो रहा है ना नेक्रोसिस, इसलिए इसको ब्रिज नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ पोर्टल ट्रैक देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, एक और जो टर्म पढ़ने को है वो है इंटरफेस हेपाटाइटिस या पीसमील नेक्रोसिस। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल अपने आप को क्या करता है, स्पिल करता है एडजेंट पेरेन्काइमा में, जिसके कारण वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी को भी क्या करने लगता है, धीरे धीरे मारने लगता है। इसी को इंटरफेस हेपाटाइटिस या पीसमील नेक्रोसिस कहते हैं। अब क्रोनिक हेपाटाइटिस, इसको मेनली 3 टर्म में बांटा गया है। सबसे पहला क्रोनिक परसिस्टेंट हेपाटाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपाटाइटिस और क्रोनिक लोबुलर हेपाटाइटिस। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले क्रोनिक परसिस्टेंट हेपाटाइटिस, इसमें मेनली आपको इन्फ्लामेशन क्या होगा, पोर्टल ट्रैक तक लिमिटेड होगा। जो हमारा लोबुलर स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रोनिक कहने का क्या मतलब है, 6 मंथ के बाद होता है। क्रोनिक एक्टिव हेपाटाइटिस में क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन होगा उसमें दोनों पेरेन्काइमा और पोर्टल ट्रैक अफेक्टेड होंगे। इसका मतलब कि ब्रीजिंग नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। पीसमील नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके कारण इसमें जो लोबुलर स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व नहीं होगा। क्रोनिक लोबुलर, नाम से ही देखिए लोबुल पूरा अफेक्ट होता है, मतलब कि इसमें ये जो इन्फ्लामेशन है वो लिमिटेड रहता है लोबुल्स तक। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में। ये ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन था, अब ये लेटेस्ट। पहला ये बेस होता है कॉज पे, क्या क्या कारण है, वायरस के कारण हेपाटाइटिस हुआ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हुआ है, या ड्रग एसोसिएटेड हेपाटाइटिस है। दूसरा हिस्टोलॉजिकली एक्टिव या ग्रेडेड, जैसे ग्रेड के अनुसार नेक्रोसिस बेस्ड होता है कि कितना उसका इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, ग्रेडिंग या जो भी है वो बेस्ड होता है कि कितना उसका इन्फ्लामेशन हुआ है या नेक्रोसिस हुआ है। और ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। जो पहला फैक्टर है वो है पेरीपोर्टल नेक्रोसिस, जिसमें आपको मेनली पीसमील नेक्रोसिस और ब्रीजिंग नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। पीसमील नेक्रोसिस और ब्रीजिंग नेक्रोसिस पहले ही बता दिए हैं। पोर्टल इन्फ्लामेशन, इंटरलोबुलर नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, ये सब के अनुसार ग्रेडिंग के अनुसार हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद ये कितना प्रोग्रेस हुआ, इसकी डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन पे भी, मतलब स्टेजिंग। जैसे कि जो आप 0 स्टेज, इसका मतलब कि कोई भी नेक्रोसिस नहीं हुआ है। माइल्ड कहने का क्या मतलब है, फाइब्रोसिस हुआ है लेकिन कन्फर्म कहाँ तक ही हुआ है, कन्फाइंड है पोर्टल ट्रैक तक, और उसके साथ पोर्टल एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा है, तो इसमें 1 स्टेज हो जाएगा। सेकेंड स्टेज जिसको मॉडरेट कहते हैं, इसमें पोर्टल और पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस देखने को मिला है। सीवियर जिसको स्टेज 3 कहते हैं, इसमें ब्रीजिंग फाइब्रोसिस, और लास्ट स्टेज जिसको इन स्टेज हमेशा से कहा जाता है चिरोसिस देखने को मिला है। चलिए अब सबसे पहले आते हैं हेपेटाइटिस ए। इसमें ABCDE 5 हेपेटाइटिस के बारे में डील करना है। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HAV भी लिखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। ठीक है, ये है जो बेनाइन है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब कि ये फैलता नहीं है एक जगह से दूसरे जगह, और ये अपने आप सही हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 वीक तक है। ये क्रोनिक हेपाटाइटिस नहीं है, ये एक्यूट हेपाटाइटिस है, मतलब कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर इसके DNA के बाद इसके जो वायरस है उसके बारे में डील करें, इसका वायरस अनइन्वेलप होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और बिलोंग करता है पिकोरना वायरस से। ठीक है, इसका अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये मेनली फिकल ओरल रूट, मतलब खाने पीने से जाता है। ठीक है,
ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ना, ये स्थूल में 2 से 3 वीक बिफोर या 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस रहता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जॉन्डिस के 2 से 3 वीक पहले या 1 वीक बाद मेनली हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में हेपेटाइटिस है, कैसे नहीं है? तो ये सेरोलॉजी से पता चलता है। इस सेरोलॉजी में हम क्या देखेंगे, अगर हेपेटाइटिस ए भी आईजीएम रहेगा एंटीबॉडी, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन क्या है, एक्टिव इन्फेक्शन है। मतलब कि आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा तो एक्टिव इन्फेक्शन है, और आईजीजी प्रेजेंट रहेगा मतलब कि रिकवरी है, वैक्सीनेशन लग चुका है, लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या था, आईजीएम एंटीबॉडी अपीयर हुआ ब्लड में, इसका मतलब क्या है, ये मार्कर है एक्यूट इन्फेक्शन का। लेकिन अगर आईजीजी एंटीबॉडी है, इसका क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ चुकी है। यहाँ तक समझ गए। अब पहले आईजीई के बारे में, हेपाटाइटिस ई वायरस, पहले बी सी को बाद में डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रॉपर्टी है सिमिलर होता है हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह, इसलिए इसको डील करते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए क्या था, एक्यूट था, ये भी एक्यूट है, क्रोनिक नहीं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कौन सा हेपेटाइटिस एक्यूट होता है, तो हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए भी फूड और खाने से होता था, लेकिन हेपेटाइटिस ए मेनली मीट और फिश खाने से होता है, और जो हेपेटाइटिस ई है वो सी फूड के खाने से होता है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अनइन्वेलप्ड आरएनए से होता है। सेम हेपेटाइटिस ए भी ऐसे ही था। इंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस, मतलब कि ये भी फूड के थ्रू होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 2 से 8 वीक। ये मेनली मिडिल एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, रेयर होता है चिल्ड्रन में। ये भी डिजीज अपने आप सही हो जाता है। इसमें भी अगर सेरोलॉजी देखें तो एक्टिव इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा, हेपेटाइटिस ई वायरस आईजीएम एंटीबॉडी से, और रिकवरी हो गया तो कैसे पता चलेगा, हेपेटाइटिस ई वायरस आईजीजी एंटीबॉडी से। इसमें कोई भी वैक्सीनेशन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मेनली प्रेग्नेंट वूमेन में क्या होगा, अगर ये प्रेग्नेंट वूमेन में हो जाएगा तो मॉर्टिलिटी होने के चांसेस हैं। इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट वूमेन में एक्यूट लीवर फेलियर कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुलमिनेंट। क्या, फुलमिनेंट हेपाटाइटिस। अगर कोई पूछेगा अगर कोई पूछेगा कि फुलमिनेंट हेपाटाइटिस किसको कहते हैं, तो हेपेटाइटिस ई वायरस को। और अगर पूछेगा कि कौन सा हेपेटाइटिस ज़्यादा कॉमन होता है ट्रैवलर्स में, तो हम कौन सा कहेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस। कौन सा, हेपेटाइटिस ए। चलिए अब डील करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सीरम हेपाटाइटिस। कौन सा, सीरम हेपाटाइटिस। याद रखिए, अगर इन्फेक्शियस कहे तो हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, अगर सीरम कहे तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो हेपेटाइटिस बी के बारे में डीपली जानने के पहले एक चार्ट बनाते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में है ना, प्रत्येक साल 3 लाख पीपल क्या होते हैं, उनको हेपेटाइटिस बी का एक्यूट इन्फेक्शन होता है। तो इनके साथ होता क्या है, जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो इनमें चांसेस होते हैं 5 चीज़ों का। सबसे पहला, या तो सब क्लिनिकल डिजीज है, मतलब कुछ होके ठीक हो गया, क्लिनिकल। एक्यूट हेपाटाइटिस है, एक्यूट हेपाटाइटिस। या तो हेल्दी कैरियर है, मतलब कि उनमें है लेकिन उनको डिजीज शो नहीं हो रहा है। या तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, बहुत दिन से इन्फेक्शन चल ही रहा है। या फिर क्रोनिक हेपाटाइटिस है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अगर सब क्लिनिकल है तो 100% रिकवरी हो रहा है, लेकिन अगर एक्यूट हेपाटाइटिस है तो इसमें 2 चांसेस हैं। 99% क्या हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, लेकिन लेस देन 1% क्या हो जाता है, फुलमिनेंट
हेपाटाइटिस हो जाता है। अभी फुलमिनेंट हेपाटाइटिस ये हेपेटाइटिस सी में बताए थे, इसके कारण डेथ होने का डर है। ठीक है, हेल्दी कैरियर तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परसिस्टेंट हेपाटाइटिस में, परसिस्टेंट इन्फेक्शन में क्या होता है, 60 से 90% रिकवरी हो जाती है। और बाकी को क्या हो जाएगा, क्रोनिक हेपाटाइटिस। क्रोनिक हेपाटाइटिस होगा तो दो काम हो सकता है, या तो इनको चिरहोसिस हो गया हो या हेपेटोसेलुलर कैंसर, मतलब कि हेपेटाइटिस बी के कारण कैंसर होने का डर है, और ये दोनों के कारण क्या होगा, डेथ होगा। तो इस तरह से आपको चार्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये हेपेटाइटिस बी है ना, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड 30 दिन से लेकर 180 दिन तक होता है। ये सभी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट स्टूल को छोड़ के। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस कहाँ प्रेजेंट होता था, स्टूल में प्रेजेंट होता था। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो कोई भी ये, जैसे कि एड्स होता है ना, वैसा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, ब्लड प्रोडक्ट से जैसे कि नीडल स्टिक, वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे कि माँ से बच्चे में। ठीक है, मेनली उसमें होता है जो कैरियर स्टेज में होते हैं। वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो हेपा डीएनए विरिडी फैमिली से। यही सिर्फ है ना जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, बाकी सब में आरएनए प्रेजेंट होता है। ये जो वायरस होता है स्फेरिकल होता है, डबल लेयर का होता है, इसलिए इसको देन पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसके जीनोम की बात करें तो इसके जीनोम में मेनली आप देखिएगा कि एस जीन प्रेजेंट होता है। एस जीन क्या होता है, जैसे कि बताते हैं, ये जो सरफेस एंटीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं एस जीन। ये क्या होता है, डबल लेयर होता है। इसको अगर वायरस में देखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, HB हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, सी जीन, सी किसके लिए होता है, तो इसमें मेनली सी करता है कोड किसके लिए, कोर के लिए। तो ये दो तरह का होता है, हेपेटाइटिस वायरस कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस बी, ई से क्या हो जाएगा, तो प्री कोर एंटीजन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पी वायरस किसके लिए है, तो ये कोड करता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। एक्स वायरस किसके लिए है, तो ये एक्स वायरस मेनली वायरल रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का कोड करता है, मतलब कि ये बाद में जाके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो फेजेस की बात करें तो इसमें मेनली दो फेज आपको देखने को मिलेगा, इनिशियल प्रोफरेटिव फेज और दूसरा इंटीग्रेटिव फेज। अब इनिशियल प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, इसमें वायरल डीएनए प्रेजेंट तो होता है एपिसोमल फॉर्म में, लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो हमारा फॉर्मेशन होता है कंप्लीट वैरियन का, और ये एसोसिएटेड होता है एंटीजन से। ये फॉलो करता है किसको, तो आपको पता है एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल, जिसके कारण हमारा टी सेल का CD8 एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करता है, उसको मारने के लिए आता है जहाँ पर ये मेनली वायरस आया है। ठीक है, अब देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रेटिव फेज इन विच वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए। अब वायरस डीएनए को कोई मतलब नहीं है होस्ट डीएनए से। दिस यूजुअली ऑकर इन हेपेटोसाइट नॉट डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून रिस्पॉन्स। इंटीग्रेटिव फेज मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस को नहीं मार पा रहा है। ठीक है, और इनिशियल प्रोफरेटिव फेज में क्यों, हमारा जो वायरस है उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके मार्कर को समझते हैं। मार्कर में अभी इसके बारे में बताया था, ये क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी प्रीकोल एंटीजन, हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज, IgM एंटी HBC। देखिए अगर ये क्या है, सी से क्या होता है, कोर के अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बन गया तो उसको एंटी HBC कहेंगे। ठीक है,
अगर प्री कोर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया तो एंटी HBE एंटीबॉडी कहेंगे। तो इस तरह से होता है। तो कैसे क्या पता चलेगा? सबसे पहले जो कैरियर होती है ना, कैरियर स्टेज में, उसमें मेनली सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है 6 मंथ और उससे लॉन्गर के लिए। ठीक है, एक भी बात याद रखिएगा, ये जो कोर एंटीजन है वो कभी भी ब्लड में अपीयर नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो क्या कैसे पता चलेगा? HBS एंटीजन से, मतलब कि सरफेस एंटीजन से। ये अगर इसका कंटिन्यू प्रेजेंस रहा तो ये कैरियर स्टेज, ये क्रोनिक डिजीज़ का भी शो करता है। इसका सारा जितना भी इंटरप्रिटेशन है सारे बताऊंगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कोर एंटीजन या हेपेटाइटिस बी वायरस DNA या DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट है, इसका मतलब कि क्या है? एक्टिव वायरस रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन बहुत हाई है। IgM एंटी HBC प्रेजेंट है, इसका मतलब कि एंटीबॉडी डिटेक्ट हुआ है। ये बिंदु मार्कर की तरह काम करता है। इसमें मेनली IgM और एंटी HBC दोनों मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अभी रिसेंट डिजीज है। और अगर IgM की जगह IgG मिल जाए, इसका मतलब कि ये क्रोनिक डिजीज है। तो एक्यूट और क्रोनिक हम IgM और IgG से डील कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? एंटी HBE एंटीबॉडी ये डिटेक्ट होता है आफ्टर किसके बाद? तो HBE/HG डिसअपियर हो जाने के बाद, मतलब कि प्री कोर रीजन वाला जो एंटीजन था वो डिसअपियर हो जाए, इसका मतलब कि लो डिंट एक्टिविटी है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये वाला अगर प्रेजेंट रहा तो हाई इन्फेक्शन है, और ये वाला एब्सेंट रहा तो लो इन्फेक्शन है। ये एब्सेंट या डिसअपियर कैसे पता चलेगा? तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी आ जाएंगे। ठीक है, IgG एंटी HBS, ये तो अभी पता चल गया कि ये क्रोनिक फेज में रहता है। ये मेनली सरफेस एंटीजन के डिसअपियर हो जाने के बाद आता है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, मतलब ये इम्यूनिटी का शो है। ये उन पर्सन में दिखता है जो ऑलरेडी उनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है या वो वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, चलिए अब नटसेल जानते हैं इसके सीरोलॉजी का। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो सरफेस एंटीजन, एक्यूट की बात कर रहे हैं, सरफेस एंटीजन और IgM एंटी HBC। ठीक है, और अगर विंडो है, वो कोई भी पूछेंगे विंडो पीरियड जहाँ पे फाइटिंग चल रही है, तो वहाँ पर मेनली IgM प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विंडो पीरियड में कौन सा? IgM एंटी HBC। ठीक है, मतलब IgM और कोर का एंटीबॉडी। क्रोनिक में कौन सा होता है? क्रोनिक में सब होते हैं, लेकिन हमारा IgG एंटी HBS नहीं होता है। IgG ऑलरेडी इसमें क्या है? सरफेस एंटीजन का एंटीबॉडी। तो क्रोनिक में तो वो एंटीबॉडी हो गया ना, वो तो ये क्या का सिम्टम है? ये सिम्टम है मेनली कि हमारा बॉडी में एंटीबॉडी है और रिकवरी चल रहा है। तो वो अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ तो ये तो नहीं पाया जाएगा। और जो हमारा IgM एंटी HBC है, ये भी कम प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन मार्कर है वो हमारा सरफेस एंटीजन है और IgG एंटी HBC है। ठीक है, HBS नहीं, HBC प्रेजेंट है, तब वो क्रोनिक हो जाएगा। और HBS प्रेजेंट है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? वो हमारा सेफ है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, HBS, एस से क्या होता है? सेफ होता है। ठीक है, हमारा जो गुड फ्रेंड, जी से गुड फ्रेंड क्या है? सेफ है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी को प्रायर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या होगा? हमारा ऑलरेडी सेफ, गुड और सेफ होंगे। और दूसरा हमारा ये जो C है ना, ये भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इम्यूनाइज्ड पेशेंट होंगे जिनमें ऑलरेडी वैक्सीनेशन है, उनमें सिर्फ गुड और सेफ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन एडिशन ये भी याद रखिएगा कि जो हेपेटाइटिस बी प्रीकोल एंटीजन है ना, अगर उसका प्रेजेंस है तो हाई इन्फेक्शन है, और एब्सेंट है तो लो इन्फेक्शन, जो ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। इम्यूनोलॉजी कंसेप्ट है तो इम्यूनाइजेशन ऑफ HB वायरस
बेस होता है एंटी HBs एंटीबॉडी, जो मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है तो प्रोटेक्शन है। वैक्सीनेशन और नॉन इन्फेक्शस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मेनली क्या करता है, हमारे इम्यूनोलॉजी को पोटेंशियल को सही करता है। ठीक है, तो मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर फॉर प्रायर इन्फेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा पहले इन्फेक्शन हो चुका है, इसके लिए मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर होता है एंटी HBc एंटीजन, जो यहाँ पर है कौन सा, एंटी HBc। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोन ग्लास का अपीयरेंस का, और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन सैंडेड न्यूक्लियाई अपीयरेंस देता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा इंटरप्रिटेट करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो पर्सन है उसमें वैक्सीनेशन नहीं पड़ा है, उसमें इम्यून सिस्टम नहीं आया है, उसका जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। उसमें क्या है, ये जो सरफेस एंटीजन है वो निगेटिव होगा, एंटी सरफेस एंटीजन जो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी है वो अब्सेंट होगा, जो कोर है और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो भी अब्सेंट होगा, मतलब कि सब अब्सेंट हुआ। इसका मतलब कि वैक्सीनेशन उसको चाहिए। कौन कौन सा, तो सरफेस एंटीजन का एंटीबॉडी जिसको एंटी HBs कहते हैं, कोर एंटीजन और उसका एंटीबॉडी सब अब्सेंट हुआ, इसका मतलब कि उसको वैक्सीन की ज़रूरत है। अब किस पेशेंट में हमें पता चलेगा कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें तो सरफेस एंटीजन एब्सेंट होंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगा, और जो हमारा कोर एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगा। मतलब कि ये जो सरफेस एंटीजन है उसका एंटीबॉडी और जो कोर एंटीजन है उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट है। देखिए याद रखिएगा, अगर लिखा हुआ HBsAg इसका मतलब है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और अगर लिखा रहेगा HBsAg मतलब इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी आ गया, और इसको हम एंटी HBs भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किस में वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ऑलरेडी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी आ गया है और कोर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी आ गया है, तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की रिकवरी आ चुकी है। अब इम्यून प्रोटेक्टेड कहने का क्या मतलब है, ये क्या था, हमारा इम्यून कंट्रोल और प्रोटेक्टेड दोनों था। अब इम्यून प्रोटेक्टेड कहने का क्या मतलब है कि इसको वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई भी नेवर हैव बीन इन्फेक्टेड, मतलब वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सरफेस एंटीजन एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो कोर एंटीबॉडी है वो एब्सेंट मिलेगा, सिर्फ सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो कोर है ना ये मेनली प्रायर इन्फेक्शन का मेनली इंडिकेशन है। तो आपको तो इन्फेक्शन हुआ नहीं है, आपने सिर्फ वैक्सीनेशन लिया है, तो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा, लेकिन कोर तो होगा नहीं। ठीक है, अब इन्फेक्टेड है ये कैसे पता चलेगा, तो ये इन्फेक्टेड है इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे, तो इसमें मेनली पहले सरफेस एंटीजन एब्सेंट होंगे, फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, लेकिन जो हमारा क्या है ये कोर एंटीबॉडी वो प्रेजेंट होगा। तो कोर एंटीबॉडी ये क्या है, प्रायर इन्फेक्शन का ये क्या है, चांस है। अब इन्फेक्टेड और कुड बी इन्फेक्टेड इसका कैसे पता चलेगा, तो अगर ये जो सरफेस एंटीजन है अगर ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कि हेपा बी वायरस प्रेजेंट है, और वायरस स्प्रेड हो सकता है अदर पार्ट में, इसलिए डॉक्टर से जाके तुरंत कंसल्ट कीजिए, इसलिए ज़्यादा टेस्टिंग ज़रूरी है। और इसमें जो कोर एंटीबॉडी थे वो भी प्रेजेंट होगा। कुड बी इन्फेक्टेड इसका मतलब है कि हमें ये पता नहीं है कि वायरस है कि नहीं है, इसलिए आप जाइए और डॉक्टर से चेकअप कराइए, क्योंकि इसमें कैसे पता चला कि इन्फेक्टेड हो सकता है, तो कोर एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है। ठीक है,
ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑलरेडी कर लिए हैं, फिर भी एक बार करते हैं। अगर मान लीजिए कि सब कुछ एब्सेंट रहा, नहीं उसमें ये सरफेस एंटीजन है, नहीं ये जो कोर एंटीजन है उसके एंटीबॉडी बना है, नहीं आईजीएम है, नहीं सरफेस का एंटीबॉडी है, इसका मतलब कि वो पर्सन में नहीं वैक्सीनेशन लिया गया है, नहीं उसमें अभी तक इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें सस्पेक्ट है कि वो इन्फेक्टिव हो सकता है। ठीक है, नहीं उसमें एंटीबॉडी बना है। ठीक है, इम्यून ड्यू टू नेचुरल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। नेचुरली हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम बनता है उसमें क्या होगा, तो हमारा जो कोर है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो सरफेस है उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। अगर पहले से हम वैक्सीनेशन ले चुके हैं उसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम हुआ है, तो उसमें सिर्फ सरफेस में वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण क्या होता है ना कि पहले से तो इन्फेक्शन होया हुआ नहीं रहता है, तो एंटी कोर तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, एंटी सरफेस। ठीक है, क्योंकि पहले अगर सरफेस वैक्सीनेशन में हम सरफेस को ही मजबूत बना देते हैं तो अंदर जा ही नहीं सकता है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए तो उसमें क्या होगा, सरफेस का वैक्सीन नहीं बनेगा। तो हमारा वैक्सीनेशन के थ्रू मेनली सरफेस को हम मजबूत कर देता है, उसमें सिर्फ सरफेस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर नेचुरली बन रहा है तो उसमें सरफेस और प्रायर दोनों होगा, क्योंकि नेचुरली तभी बनता है जब पहले इन्फेक्शन हो चुका होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसमें सब कुछ है, एंटीजन है, एंटी एचबीसी है, क्योंकि यही तो एक्यूट का होता है, सॉरी प्रायर इन्फेक्शन का होता है, और इसके लड़ने के लिए हमारा आईजीएम भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, एक्यूट हो जाएगा। क्रोनिक तो इसके अगेंस्ट में भी कोई ये एक्यूट नहीं है। ठीक है, और क्रोनिक में आईजीएम की जगह आईजीजी हो जाता है। आईजीएम ऐसे समझिए कि पुलिस है। ठीक है, तो पुलिस मर गया तभी तो क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ ना, और प्रायर इन्फेक्शन है इसलिए एंटी एचबीसी प्रेजेंट होगा, और ये सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि सरफेस एंटीजन के कारण ही तो क्रोनिक हुआ है। अब मेनली क्या हो गया, सिर्फ प्रायर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रिटेशन में 4 पॉसिबिलिटी है, या तो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया जो मोस्ट कॉमन होता है, या तो फॉल्स पॉजिटिव आया है, या लो लेवल ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन है, या एक्यूट इन्फेक्शन के बाद सही हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, उसको हमने ऐसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 में बांटा है। ठीक है, स्टेज 1 में आपको क्या दिखेगा, तो हमारा जो सरफेस एंटीजन है वो प्रेजेंट है, लेकिन AST ALT नॉर्मल है, इसका मतलब कि लीवर डैमेज नहीं हुआ है। हेपेटाइटिस बी वायरस DNA प्रेजेंट है, टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल है, तभी तो लीवर डैमेज नहीं हुआ है, तो लीवर डिकम्पोजिशन नहीं करेगा। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक मेनली क्या होगा, हमारा एंटीजन प्रेजेंट होगा। देखते हैं अब क्या है, AST ALT थोड़ा हाई हुआ है, हेपेटाइटिस DNA जो वायरस का है वो ज़्यादा अपने आप को डिवाइड कर रहा है, टोटल बिलिरुबिन अभी भी नॉर्मल है, तो लीवर डिकम्पोजिशन नहीं करेगा। स्टेज 3 में क्या हो गया, अब AST ALT ज़्यादा लीकेज हो रहा है, मतलब कि लीवर डैमेज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बिलिरुबिन लेवल भी हाई हो रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट में सिम्टम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जॉन्डिस आएगा। ठीक है, स्टेज 4 में भी पॉजिटिव है, इसमें क्या हो रहा है, AST ALT का लेवल बढ़ गया, हेपेटाइटिस बी वायरस DNA बढ़ गया, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब कि अब क्या होगा, INR ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, पेट में फ्लूइड आ जाएंगे, स्काइट्स, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाएगा। स्टेज 5 में ये निगेटिव हो जाता है, क्योंकि अब लीवर क्या होता है, अपने अगेंस्ट कंपनसेशन स्टार्ट कर देता है और इसको सही कर देता है। ठीक है, ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर से एक बार इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर आपको पहले ही बता दिए हैं, अगर ई प्रेजेंट है मतलब कि हाई इन्फेक्शन के चांसेस है, ई एब्सेंट है तो लो इन्फेक्शन के चांसेस है। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब क्या हो गया, वो जो प्रोफरेट करता है ना वायरस, वो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एंटीजन आ चुका है। ये अननोन है, ये अननोन है, मतलब कि हमें
ये नहीं पता है कि पेशेंट में लो रिस्क है या हाई रिस्क है। निगेटिव है मतलब सिर्फ आया है, अभी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बना है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है मतलब कि एंटीजन आ चुका है, ई आ गया, ई आ गया इसका मतलब क्या हो गया, हाई इन्फेक्शन हो गया। नॉर्मल है, अभी इसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं बना है। अब ये प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है मतलब कि इन्फेक्शन के चांसेस लो हो गए, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया। बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार आप समझ जाइएगा तो। अब देखिए, सरफेस एंटीजन नहीं है मतलब कि इन्फेक्शन जो स्टार्टिंग में जो सरफेस में हुआ था वो नहीं है। प्रायर इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका प्रायर इन्फेक्शन हुआ था लेकिन इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया। प्रायर इन्फेक्शन हुआ था इसका मतलब कि उसके अगेंस्ट में सरफेस एंटीजन बन गया, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सही है। ठीक है, अब क्या है, ये एब्सेंट, ये एब्सेंट, ये एब्सेंट, सिर्फ एंटी एसवी है। एंटी एसवी अभी बताया था सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए होता है, इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले लिया है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड विथ वैक्सीन कैसे पता चलेगा, तो उसमें सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर अर्ली इन्फेक्शन हुआ है तो कैसे पता चलेगा, उनमें एंटीजन प्रेजेंट होगा। विंडो में आईजीएम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये तीनों एब्सेंट होगा। याद रखिएगा, विंडो पीरियड में क्या होता है, आईजीएम प्रेजेंट होता है वैक्सीनेशन वाला में, और एक्यूट इन्फेक्शन में आईजीएम और एंटी एसवीसी दोनों प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये एसवीसी है ना, ये होता है मेनली प्रायर इन्फेक्शन के लिए। आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ, तो एसवीसी तो प्रेजेंट ही होगा, और रिजोल्यूशन हो गया मतलब कि सरफेस एंटीजन ख़त्म हो गया, उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बन गया। क्रोनिक में एसवीएस प्रेजेंट होता है, एंटी एचवीसी क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ये पहले से इन्फेक्शन हो रहा है और इसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना है। तो आप तो अब अच्छे से समझ गए इसके बारे में। हेपाटाइटिस सी वायरस, अगर इसका कोई दूसरा नाम बोले ना तो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपाटाइटिस इसका दूसरा नाम हो सकता है। इसमें मेनली आपको फोकल मैक्रोवेसिकुलर फैटी चेंजेस देखने को मिलेगा। फोकल मैक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस कहने का क्या मतलब है, फोकल मतलब पार्टिकुलर जगह में, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, मतलब कि बड़ा सा फैटी चेंजेस देखने को मिलेगा। ये है क्या, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से बना हुआ है जो मेनली फ्लेविविरिडी फैमिली से आया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 26 वीक का है। ये क्रोनिक भी होता है और एक्यूट भी होता है। ठीक है, मेनली अगर एक्यूट अनडिटेक्टेबल रह जाता है तो ये क्रोनिक बन जाता है। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो नाम में ही क्या था, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादा होता है, और सेक्सुअल और वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं। जो एक्यूट इलनेस होता है ना, वो मेनली एसिम्टोमेटिक होता है। स्टार्टिंग में आप देखिएगा आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस रहता है, बाद में आईजी भी आपको देखने को मिलेगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर ये आईजीजी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि आपके इम्यून में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे, हम इसमें करेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए टेस्ट, उसके साथ साथ पीसीआर भी करेंगे। अर्ली डिटेक्शन में लिए 1 से 2 वीक में हो जाएगा। वायरल आरएनए मिलेगा कहाँ पर, ब्लड में। अगर आरएनए मिल गया इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको ये डिजीज है। अगर वो ख़त्म हो रहे हैं इसका मतलब कि रिकवरी है, लेकिन बार बार टेस्ट करवाने पे वो सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब कि कोरोनरी हेपेटाइटिस सी वायरस है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है, तो आईजीजी एंटी एचसीवी, ये तो पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इफेक्टिव इम्यूनिटी है, इसका ये मतलब है कि उनके जीन में चेंजेस हो चुके हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हेपाटाइटिस डी वायरस, इसको डेल्टा वायरस भी कहते हैं। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें मेनली आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, या तो को इन्फेक्शन हो रहा है या सुपर इन्फेक्शन हो रहा है। को इन्फेक्शन कहने का क्या मतलब है, ये हेपाटाइटिस बी के साथ हो रहा है, मतलब जब हेपाटाइटिस बी हुआ उसी समय हेपाटाइटिस डी वायरस भी हुआ।
को इन्फेक्शन समझ गए। अब सुपर इन्फेक्शन कहने का क्या मतलब है? पहले हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ, उसके कुछ समय के बाद हेपेटाइटिस डी वायरस हुआ। तो ये जो सुपर इन्फेक्शन है ना, ये ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कंपेरिजन टू को इन्फेक्शन। ठीक है। अब इसमें कैसा आरएनए होता है? तो इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। रेप्लिकेशन मेनली डिफेक्टिव होता है। मेनली किसके कारण हो सकता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या होगा? जो इन्फेक्शन होगा सिर्फ जो सरफेस एंटीजन होता है ना, उसमें होता है। याद रखिएगा, डेल्टा डी वायरस में इन्फेक्शन कहाँ होता है? सरफेस एंटीजन में। ठीक है। इसलिए दो कंडीशन में हो सकता है, एक्यूट को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन। एक्यूट को इन्फेक्शन मतलब कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी दोनों साथ में हो। हेपेटाइटिस बी ज़रूरी होना चाहिए। 90% में चांसेस होता है रिकवरी का, रेयर में ही वो क्रोनिक जाता है। लेकिन जो सुपर इन्फेक्शन है उसमें पहले हेपेटाइटिस बी होगा, उसके बाद हेपेटाइटिस डी होगा। इसमें ज़्यादा चांसेस होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस होने का। ठीक है। आईजीएम एंटी एचडीवी प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? कि इसमें क्या हो रहा है? इसका एंटीबॉडी बन रहा है। एंटी हो गया ना, तो एंटीबॉडी। इसका मतलब कि ये मोस्ट रिलायबल मार्कर होता है रिसेंट क्या का? इन्फेक्शन का। ठीक है। आईजीएम कहने का क्या मतलब होता है? आईजीएम मतलब कि एक्टिव इन्फेक्शन है, और जब आईजीजी आ जाएगा इसका मतलब कि यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या? आईजीएम मतलब कि क्या है? अभी इन्फेक्शन एक्टिव है। अब आते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस, जो पहले ही बता दिया था। हेपेटाइटिस ई वायरस किसके द्वारा होता है? तो इंटेरिक ट्रांसमिटेड वायरस के कारण होता है। किसके कारण? इंटेरिक ट्रांसमिटेड वायरस। इंटेरिक कहने का क्या मतलब है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हो रहा है, मतलब कि कुछ मुंह से खा रहे हैं उसके द्वारा हो रहा है। ठीक है। ये एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 वीक होता है। ठीक है। इसके सेरोलॉजी में भी क्या मिलेगा? तो हेपेटाइटिस ई वायरस आईजीएम एंटीबॉडी। इसका मतलब कि इन्फेक्शन एक्टिव है। और अगर हेपेटाइटिस ई वायरस आईजीजी एंटीबॉडी मिलेगा, इसका क्या मतलब है? कि रिकवरी हो रहा है लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में होगा, इसका मतलब कि ये फुलमिनेंट हेपाटाइटिस है, जिसके कारण एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। हेपेटाइटिस जी वायरस, ये नया पढ़ने को मिला है, जिसमें हम पैरेंटल रूट देखते हैं। मतलब कि ये स्मॉल मतलब मुंह के थ्रू नहीं हो जाता है, ये या तो इंजेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफ्यूजन, ये सब के थ्रू होता है। ठीक है। ये नॉन पैथोजेनिक है। अब पहले जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई पर है, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, उसके बाद इसका क्लिनिको पैथोलॉजिक सिंड्रोम देखेंगे। हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई। ए जो होता है वो पिकोरना वायरस के कारण होता है, बी हेपा डीएनए वायरस के कारण, सी फ्लेवी वायरस के कारण, डी डेल्टा। तो डेल्टा को याद करने में तो कोई परेशानी नहीं है, डी फॉर डेल्टा। हेपेटाइटिस सी हिप्पी वायरस के कारण होता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई दोनों ई। ठीक है। मेन याद रखना है सी फ्लेवी वायरस, बी हेपा डीएनए वायरस, और ए पिकोरना वायरस। तो बी वाला में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिएगा आगे पढ़ेंगे तो सारा जो वायरस होता है ए बी सी डी ई, इसमें बी को छोड़ के बाकी सब में आरएनए होता है। सिर्फ बी में क्या होता है? डीएनए होता है। तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, हेपा डीएनए वायरस। ठीक है। अब बचा पिकोरना वायरस और फ्लेवी वायरस। तो पिकोरना ए में सी है और सी में ए है, तो इस तरह से आप अपोजिट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जितना भी है सब में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो मिलता जुलता है। दोनों इंटेरिक है, मतलब कि फूड ओरल मतलब खाना खाने से मेनली होता है, बाकी सब पेरेंटल है, मतलब कि एक्स्ट्रा जगह से। अब क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड जो हेपेटाइटिस ए है वो 15 से 45 दिन है। हेपेटाइटिस बी 45 से 107 दिन, हेपेटाइटिस सी 15 से 150 दिन, हेपेटाइटिस डी 30 से 60 दिन,
और हेपेटाइटिस सी 15 से 7 दिन। तो इसमें से आप एक तरह से याद कर सकते हैं 15 का कौन कौन सा है, तो हेपेटाइटिस ए, सी और डी। अब 15 से दुगना 30 किसका है, हेपेटाइटिस डी। और हेपेटाइटिस बी का 45 दिन होता है। क्रोनिक ए और ई का सिमिलर करैक्टरिस्टिक है लगभग, तो ए और ई में क्रोनिक नहीं होता, बाकी में क्रोनिक के चांसेस है। सबसे ज़्यादा चांसेस किस में है, तो हेपेटाइटिस सी में। ठीक है, हेपेटाइटिस डी में आपको कोई इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो सुपर इन्फेक्शन में मोर देन 80% चांसेस होता है क्रोनिक होने का। क्योर की बात करें तो हेपेटाइटिस सी का कोई भी क्योर नहीं है, जो सिम्टम है उसको टैकल करना पड़ता है। हेपेटाइटिस बी का भी कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन जो सिम्टम है उसको टैकल करना पड़ता है। हेपेटाइटिस सी का भी कोई भी क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट के सिम्टम के अनुसार करते हैं। हेपेटाइटिस डी का भी क्योर नहीं है, इसका भी हम ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स देकर 12 मंथ के लिए। हेपेटाइटिस सी इसका भी कोई क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट हम उसके सिम्टम पे करते हैं। लेकिन हाँ, इसका वैक्सीनेशन निकला है, जैसे कि हेपा बी का वैक्सीनेशन हम देते हैं। ठीक है, मेनली हेपेटाइटिस ए, ई और सी के बारे में एक्स्ट्रा जान लीजिए। हेपेटाइटिस ए क्या है, फीकल ओरल से होता है। हेपेटाइटिस सी भी फीकल ओरल से होता है। दोनों एक्यूट है, लेकिन हेपेटाइटिस ए मेनली जो पीपल ट्रैवल करते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है, जो ये है इन्फेक्शन है जो एक्टिव है। लेकिन अगर आईजीजी रहेगा, इसका मतलब कि रिकवरी हो रहा है। और ये जो हेपेटाइटिस है मेनली प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलेगा, तो इसको कहेंगे फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस ई, ये ईजी इम्यूनोएसिस मतलब कि आईसीवी आईजीजी से पता चलता है। इसमें स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होता है, सेंसिटिविटी कम होता है। तो इस तरह से हमारा हेपेटाइटिस भी आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी वो है ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। इसका क्या मतलब है, आपको पता है ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है, पहले ये समझाती हूँ। ऑटो इम्यून, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा हमारा एंटीजन है और कौन सा फॉरेन एंटीजन है, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। और फॉरेन एंटीजन समझ के वो अपने एंटीजन को, मतलब अपने सेल को ही मारने लगता है। इसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और हेपाटाइटिस कहने का क्या मतलब है, मतलब ये लीवर के अंदर हो रहा है, मतलब कि हेपा मतलब लीवर, टिटिस जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है लीवर में। ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसके कारण लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। ये मेनली वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका फैक्टर इन्वायरमेंटल और जेनेटिक दोनों हो सकता है। जेनेटिक कहें तो ये जेनेटिक मेनली वुमेन में होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 में होता है। और किसके कारण होता है, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा टी सेल है जो CD8 को रिलीज करता है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, अब जो ये है जो मेनली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के पेशेंट होंगे, उसमें कौन कौन सा हल्ला मिलेगा, तो HLA DR3, HLA DR4, और दोनों में क्या होंगे, द MSC2 प्रोटीन होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस के साथ साथ इसमें और भी डिजीज आपको मिल सकता है, जैसे कि हैशी मोटोज, थायराइडाइटिस। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो इम्यून सेल है वो थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ग्रेव डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ, जो थायराइड डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके कारण ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, जिसके कारण ग्रेव डिजीज हुआ है। ये मेनली 3 तरह का होता है इसका सिम्टम, एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक और चिरहोसिस। एसिम्टोमेटिक में कोई भी सिम्टम नहीं मिलेंगे। सिम्टोमेटिक में फीवर, जॉन्डिस, लीवर और स्प्लीन में इन्फ्लामेशन मेनली क्यों होता है, क्योंकि अपने सेल पे हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है।
ठीक है। चिरहोसिस में आपको फुलमिटेंट चिरहोसिस हेपाटाइटिस देखने को मिलेगा, जिसमें एक्यूट लिवर फेल्योर होता है। अगर अगर इंजाइम सिर्फ ALT हो, इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो इन्फ्लामेशन या डैमेज हो रहा है वो सिर्फ लीवर में है। लेकिन अगर AST हो रहा है तो लीवर और अदर टिश्यू दोनों में हो रहा है। ये कंफर्म हो गया कि अगर लीवर सेल डैमेज हो रहा है तो ALT ज़्यादा होगा। AST मतलब कि ये ब्लड में हो रहा है, लीक कर रहा है, और अदर टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए लीवर डैमेज में मेनली ALP क्या होता है, हाई होता है। तो याद करने का तरीका L से लीवर, L से ALP, ठीक है, ALT सॉरी। अब चलिए आते हैं इसके टाइप में। तो ये मेनली 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। अब ये ज़्यादा कौन कॉमन होता है, तो टाइप 1 ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए 80% लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इनमें से क्यों होता है, तो इसमें मेनली 4 कारण डिस्कस हैं। एक तो जो हमारा एंटीबॉडी है वो अपने न्यूक्लियर को मारने लगेगा, जिसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते हैं, जिसके जो मेनली इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इसका मतलब कि पहला जो होता है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के कारण होता है। दूसरा, एंटीबॉडी जो होता है ना स्मूथ मसल का, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको क्या कह सकते हैं, ASMA कह सकते हैं। तीसरा क्या होगा, यूजुअली क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है ना लीवर में, वो मेनली एल्बुमिन जो मेनली प्रोड्यूस होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण लीवर में इन्फ्लामेशन होता है। चौथा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण मेनली ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। टाइप टू लेस कॉमन है, लेकिन ये मेनली किसके कारण होता है, तो ये होता है जो हमारा टाइप 2 है, ये मेनली ALKM1 और ALC1 के कारण होता है। ALKM1 लीवर किडनी के माइक्रोजोम में प्रेजेंट होता है, ALC लीवर साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और ये मेनली यंगल में देखा जाता है। इसमें और क्या देते हैं, इसमें सेकंड है अजाथियोप्राइन, और थर्ड में हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे अगर रिक्वायर होगा तो। ठीक है, अगला हम कौन सा हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे नियोनेटल या आइडियोपैथिक हेपेटाइटिस। नियोनेटल जो बच्चे के हो, आइडियोपैथिक मतलब जिसके कॉजेज क्या हो, अननोन हो। इसका मतलब जो न्यूबॉर्न है उसका जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना नियोनेटल हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, तो लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में, नियोनेटल हेपेटाइटिस। ठीक है, ये मेनली जन्म के 1 से 2 मंथ के बाद देखने को मिलता है। ये वायरस के कारण हो सकता है 20%, और 80% इसके कॉज क्या होते हैं, आइडियोपैथिक होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम आइडियोपैथिक हेपेटाइटिस भी है। वायरस मेनली कहाँ से आएगा, या तो माँ से आएगा या जन्म लेते समय होगा। इसमें वायरस कौन कौन सा हो सकता है, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, हेपेटाइटिस ABC। आइडियोपैथिक पहले ही बताया था, इसका क्या मतलब होता है कि इसका कॉजेज अननोन हो। ये वायरस के कारण भी हो सकता है, कोलिएस्टेटिस मतलब बाइल फ्लो सही से नहीं हो रहा है, जेनेटिक जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्राइप्सिन डिफिशियंसी, ये सब के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूबॉर्न में होता क्या है, न्यूबॉर्न जिनको ऑलरेडी न्यूनेटल हेपेटाइटिस होया हुआ है उसमें मेनली हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बिलियरी ड्रग में ब्लॉकेज हो जाता है। बिलियरी ड्रग जो बिलीरुबिन है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होंगे, हमारा नहीं न्यूबॉर्न का जो आई है वो येलो दिखेगा, और उसके साथ साथ हेपेटोमेगाली भी दिखेगा। ठीक है, अब जो नॉर्मली जो हमारा वाइल्ड जूस है वो कैसे काम करता है, पहला तो उसका फैट के डाइजेशन में काम होता है। दूसरा, वो विटामिन ADEK को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जो विटामिन ADEK है वो फैट सोल्यूबल में आता है। ठीक है, और ये टॉक्सिन को रिमूव करता है। टॉक्सिन क्या है, बिलिरुबिन, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर वाइल्ड जूस हमारे में घट गया तो ये फंक्शन घट जाएंगे। ठीक है, अगर ये फंक्शन घट जाएंगे तो न्यूबॉर्न में जो उसका नॉर्मल ग्रोथ होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा,
ये अगर डिपॉजिट होने लगेगा स्किन में बाइल जूस तो ईचिंग होने लगेंगे, ठीक है। बाइल अगर स्किन में डिपॉजिट होने लगेगा तो ईचिंग हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ज़्यादा अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किडनी के थ्रू निकल रहा है तो हमारा यूरिन क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा जो आइडियोपैथिक हेपाटाइटिस है या जो नियोनेटल हेपाटाइटिस है ये ज़्यादातर आइडियोपैथिक होता है। तो इसको डायग्नोसिस करना क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड है। तो कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक तो वे होता है जॉन्डिस के द्वारा और दूसरा इसके फर्दर टेस्ट, जैसे कि अगर लीवर फूला हुआ है तो हम ये बाइल डक्ट को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, लीवर बायोप्सी करेंगे, उसमें क्या देखेंगे तो मल्टी सेलुलर जियांट सेल देखेंगे, ठीक है। जियांट सेल प्रेजेंट ही मेनली क्या को डिनोट करता है, हेपाटाइटिस को। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो सही से देंगे, विटामिन देंगे, बाइल फ्लो के लिए सही हो जाए उसके लिए मेडिकेशन देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट जिसको क्रोनिक लीवर डिजीज होया हुआ है, चिरोसिस होया हुआ है, लीवर फेलियर होया हुआ है, उसका क्या करेंगे तो उसके लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब आते हैं इससे अलग विल्सन डिजीज़ के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ और डिजीज़ हैं जो मेरे लिए आपको पढ़ना होगा। क्या है, विल्सन डिजीज़, नाम लिख देती हूँ, विल्सन। मेनली लीवर डिजीज़ में एक बहुत ही फेमस डिजीज़ है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, उसका नाम है विल्सन डिजीज़। अब आप सोच रहे होंगे इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हो, तो आगे सब पता चलेगा। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा आलू खा रहा है, बीन्स खा रहा है, नट खा रहा है, तो उसके कारण क्या हो जा रहा है, तो उसके कारण उसके अंदर मेनली हमारा न्यूट्रिएंट जा रहा है। तो इसमें कॉपर होते हैं, तो हमें डेली नीडेड कॉपर जो होता है 1 से 2 मिलीग्राम पर डे खाना होता है, ठीक है। तो हम उससे मान लीजिए कि ज़्यादा खा लिए या खा लिए, तो वो कैसे निकलता है हमारे शरीर से, तो जो ज़्यादा कॉपर होता है वो 90% निकलता है हमारा बाइल के थ्रू, और कहाँ से, तो फिक्कल स्टूल की तरह, ठीक है। बाकी 10% जो कॉपर है वो यूरिन के थ्रू निकलता है। तो हमने क्या पढ़ा, मान लीजिए हम ये मेनली कॉपर से रिलेटेड डिजीज है। तो मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें ज़रूरत है 1 से 2 मिलीग्राम पर डे कॉपर, उससे ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा कॉपर मेनली एक्सक्रीट हो जाता है बाइल के थ्रू या बाइल के थ्रू फिक्कल में, और या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब विल्सन डिजीज में क्या होगा, ये जो एक्सेस कॉपर है ना जिसका एक्सक्रीशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाएगा। अब कॉपर अगर हमारे शरीर में ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो इसके कारण क्या होता है, कॉपर मान लीजिए प्लस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलके ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है और OH- को बाहर निकाल देता है। और ये OH- को तो निकाल दे तो कोई टेंशन नहीं है, ये OH जो है ना रेडिकल, उसको ये बाहर निकाल देता है। इस रेडिकल के कारण में क्या होता है, हमारा टिश्यू डैमेज होता है। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना का स्टोमक से खाना खाते हैं, उसमें कॉपर रहता है, कॉपर स्टोमक मतलब पेट से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉपर चला जाता है हमारा इरिथ्रोसाइट, वहाँ से कॉपर चला जाता है पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से कॉपर चला जाता है लीवर में क्या होता है, एक बहुत फेमस प्रोटीन है जिसका नाम है ATP7B। ये एक प्रोटीन है जो मेनली इस कॉपर को क्या करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारा हेपेटोसाइट में लीवर में क्या हो गया, कॉपर ज़्यादा हो गया। कॉपर ज़्यादा हो जाएगा तो OH रेडिकल भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारा हेपेटोसाइट डैमेज हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, ATP7B के बारे में, ठीक है। ये मेनली बाइंड करता है कॉपर के साथ और इसको क्या बना देता है, मेनली ये बाइंड करता है कॉपर को एपोसेलुलोप्लाज्मिन के साथ। अब एपोसेलुलोप्लाज्मिन क्या है, तो कॉपर कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका कर देती हूँ, एक लिख देती हूँ, ये जो ATP7B है ये क्या करता है,
कॉपर को बाइंड कर देता है एपोसेरुलोप्लाज्मिन के साथ। ये क्या है, कॉपर कैरिंग प्रोटीन, और इसको कन्वर्ट कर देता है सेरुलोप्लाज्मिन में। ठीक है, दूसरा क्या करता है, अब ये तो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इसको पैकेज कर देता है, मैंने ये एक वेसिकल के अंदर इसको पैक कर देता है, और फिर ये हमारा लीवर से बाहर चला जाता है। कैसे, तो बाइल के थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए कि डैमेज हो गया कॉपर प्लस में, तो ये ब्लड में चला जाएगा और ये अदर टिश्यू तक चला जाएगा, जिसके कारण हमारा हेपेटोसाइट डैमेज होगा और अदर चीज़ भी डैमेज होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि ये चला गया ब्रेन में, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में, तो क्या होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर होंगे या पार्किंसन डिजीज होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये चला गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, तब क्या होगा, हमारा न्यूरॉन डैमेज होगा और डिमेंटिया और न्यूरल सेल डेथ होने का डर है। मान लीजिए कि ये चला गया हमारे आई में कहाँ, कॉर्निया के DESCEME देस्मेंट मेम्ब्रेन में चला गया। ठीक है, देस्मेंट मेम्ब्रेन क्या है, तो आप अगर मेरा आई का एनाटोमी पढ़िएगा तो उसमें मेरी कॉर्निया का एनाटोमी, तो उसमें देखिएगा जो कॉर्निया है ना, वो 5 लेयर में डिवाइड हुआ है। तो इसको याद करने का मैंने कोड भी बताया है, ABCDE। ठीक है, तो 5 लेयर का कोड होता है। ए से क्या हो जाएगा, तो एंटीरियर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सी से हो जाएगा कॉर्निया स्ट्रोमा, डी से बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी में क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये मेनली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा और इंडोथेलियम के बीच में। आप देखे थे 1 2 3 4 5 ABCDE, ये क्या है, स्ट्रोमा और इंडोथेलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या होगा, मेनली कॉपर स्टोर होने लगेंगे और इसके कारण क्या होगा, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कहते हैं केसर, FLEISCH फ्लेसर रिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये स्टोर हुआ कहाँ, लीवर में, तो इसके कारण एक्यूट हेपाटाइटिस होगा, बाद में से क्या होगा, सिरहोसिस होगा। ठीक है, अब ब्लड में क्या हो रहा है, हमारा सेरुलोप्लाज्मिन कम हो रहा है, तो हम इसको ये कंजुगेशन किससे करवाएंगे, जिसके कारण हमारा हेपेटोसाइट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और कॉपर का लेवल बढ़ते ही जाएगा। इससे क्या होता है, हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन होता है। अब लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा, मेनली हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, मतलब स्प्लीन में भी इन्फ्लामेशन होगा। अब मान लीजिए कि रीनल डिस्फंक्शन हो गया ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉक्सिमल ये कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स बाई कॉपर, माने कॉपर आयन के कारण क्या हो गया, हमारा जो किडनी है वो डैमेज हो गया। तो इसके कारण क्या हो सकता है, तो इसके कारण भी बहुत बीमारी हो सकती है। और ये क्या कर सकता है, तो हमारे ब्लड में जा सकता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हेमोलाइटिक अनीमिया दे सकता है। तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत हानिकारक है। तो ये हानिकारक क्या क्या है, तो इसमें मेनली हमने कौन कौन सा सिम्टम देखा, तो ये मेनली क्या कर सकता है, तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, जिसके कारण पार्किंसन डिजीज देखा, डिमेंटिया देखा, आई में चला जाएगा तो केसर फीचर रिंग देखा, लीवर फेलियर हो सकता है, ब्लड में क्या हो सकता है, तो ब्लड में हो सकता है मेनली हेमोलाइटिक अनीमिया, रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लीन और लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे पहले पेनिसिलामाइन से। पहला ट्रीटमेंट क्या है, पेनिसिलामाइन। इसमें क्या होता है, ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, ये क्या करेगा, सिर्फ कॉपर को बाहर निकालेगा। दूसरा हम क्या करेंगे, और क्या देंगे, जिंक प्लस अमोनिया टेट्राथियोमोलिडेट। ठीक है, टेट्रा का स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा, TETRATHIOMOLYBDATE। इसका क्या काम आता है, ये कॉपर रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसके कारण रीअब्जॉर्ब तो होगा नहीं तो जाएगा कहाँ, यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा।
और जिन पेशेंट को लीवर में चिरहोसिस हो चुका है या लीवर फेलियर हो चुका है उनमें हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, एक और टर्म हेमोक्रोमैटोसिस, इसका मतलब क्या होता है? हेमो मतलब क्या होता है? ब्लड का जो हेमी पार्ट होता है ना वो होता है हेमो। इसमें मेनली आयरन क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाता है। क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमा मतलब कि कलर का डार्क हो जाना, स्किन कलर क्या हो जाएंगे? डार्क हो जाएंगे। और फिर टोसिस का मतलब क्या होता है? टोसिस का मतलब होता है डिसऑर्डर, मतलब कि ब्लड में क्या हो जाएगा? आयरन का लेवल बढ़ जाने के कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं होमोक्रोमैटोसिस। ये मेनली किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले याद रखिए लीवर, इसलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। फिर पैनक्रियाज, फिर हार्ट, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर जॉइंट्स और स्किन। इतने चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। तो मेनली इसमें होता क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेनली हेमोक्रोमैटिन, आपको पता है हमारा आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन सबसे पहले क्या होंगे? टूटेंगे हेम में और क्या बनेंगे? हेम प्लस ग्लोबिन वाला जो पार्ट है वो फिर से यूज हो जाता है। लेकिन जो हेम वाला पार्ट है वो क्या करेगा? हेम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है मेनली, इस तरह से 4 पायरोल रिंग होते हैं। ठीक है, और 4 पायरोल रिंग क्या है? एक दूसरे से अटैच होते हैं आयरन के थ्रू। देखिए इस तरह से, ये आयरन ही क्या होता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है। ये आयरन क्या हो जाएगा? बाद में बाहर निकल जाता है। कैसे? तो वो प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जब आरबीसी मर जाएगा तो हेम से ग्लोबिन अलग हो जाएगा, फिर ग्लोबिन से आयरन अलग हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है नॉर्मल डाइट में हम कितना आयरन लेते हैं? तो 10 से 20 मिलीग्राम पर डे। इसमें से सिर्फ 10% हम यूज करते हैं। इसका मतलब कि 10% ना, तो 1 से 2 मिलीग्राम पर डे हम यूज करते हैं। लॉस्ट कितना होता है? तो लाइक अप्रॉक्स 1% क्या होता है? लॉस होता है। 1% कहने का क्या मतलब है? 1 मिलीग्राम लॉस होता है। तो 1 मिलीग्राम लॉस कहाँ से होता है? तो ये मेनली लॉस होता है स्वेट की तरह, स्किन सेल से और जीआई ट्रैक्ट से। मतलब कि जितना लॉस होता है उतना गेन होता है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि अब क्या हो गया? जो गेन है वो बढ़ गया। मान लीजिए कि अभी क्या था? डाइट में हम 10-20 ले रहे थे, 10-20 में हम 1 से 2 मिलीग्राम पर डे गेन कर रहे थे। इसमें से 1 ग्राम क्या हो रहा था? लॉस्ट हो रहा था। अब क्या हुआ? 10 to 20 मिलीग्राम डाइट में ले रहे हैं पर दिन, इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं 4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, लेकिन लॉस तो उतना ही होगा 1 मिलीग्राम पर डे। तो कितना हमारे शरीर में स्टोर हो रहा है? 3 मिलीग्राम पर डे स्टोर हो रहा है एक्स्ट्रा। अब क्या हो गया? गेन ज़्यादा हो गया एज कंपेरिजन तो लॉस। तो क्या होता है ना, 40 साल तक पहुँचते पहुँचते 20 ग्राम ज़्यादा क्या हो जाता है? मेनली हमारा आयरन स्टोर हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो सकता है? तो आपको पता है आयरन का ज़्यादा स्टोरेज हो गया। अब एक्स्ट्रा आयरन डिपॉजिट हो गया ऑर्गन और टिश्यू। कौन कौन से ऑर्गन? तो स्टार्टिंग में बता दिया, लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, ज्वाइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टार्टिंग में जो होता है उसको कहते हैं हेमोसिड्रोसिस। क्या ये सही है हमारे शरीर के लिए? नहीं। तो हेमोसिड्रोसिस क्या है? एक्सेस आयरन डिपोजिशन। लेकिन बाद में ये क्या होने लगेगा? ये जो आयरन है ये धीरे धीरे ऑर्गन को डैमेज करने लगेगा। जब ये ऑर्गन को डैमेज करने लगेगा, ये कैसे? देखें, जैसे आयरन है ये क्या करता है? फेंटोन फेंटोन रिएक्शन से आयरन के मदद से ये क्या करता है? पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फ्री रेडिकल्स में तोड़ने लगता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं बहुत दिन के तक रहने से, और ये हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। तो चलिए इसको एक चार्ट में बनाते हैं।
फ्री रेडिकल्स हो गए, ये सेल को डैमेज किया, सेल का डेथ हुआ तो टिश्यू में फाइब्रोसिस हुआ। इसको बनने में इसको बनने में 1-2 दिन नहीं लगता, बहुत दिन लगता है। बहुत मैन में तो 50 साल के बाद ही मेनली देखने को मिलता है, और वुमेन में मेनोपॉज के 10 से 20 साल के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी स्टार्टिंग में तो वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा आयरन को लॉस करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा आयरन डिपॉजिट हुआ है, और एक्स्ट्रा आयरन तो हो जाता है हेमोसिड्रोसिस, और उसके कारण जो ऑर्गन डैमेज होता है उसको कहते हैं हेमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कहने का क्या मतलब है? प्राइमरी कहने का मतलब है ये जो हुआ है वो मेनली हमारा हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी कहने का क्या मतलब है? ये जीन म्यूटेशन के कारण हुआ है। कौन सा जीन म्यूटेशन? तो HFE, इसमें आयरन जो है वो हाई हो जाता है। लोकेशन कहाँ है? तो क्रोमोसोम नंबर 6, ये रेगुलेट करता है आयरन अब्जॉर्प्शन को। मेनली इसमें C2824 और H6-3D म्यूटेशन हो जाता है, जो ज़्यादा कॉमन होता है। कौन सा इन दोनों में ज़्यादा कॉमन है? तो ये वाला ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसके कारण हम रेगुलेट नहीं कर सकते आयरन को, और जिसके कारण ओवरलोड हो जाता है। तब ये प्रोसेस होता कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, कलर अच्छा से कर देती हूँ। मान लीजिए कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये क्या है? हेपेटोसाइट है। इस तरह से हेपेटोसाइट बना दीजिए। ठीक है, और इधर हमारा ब्लड है। नॉर्मल में क्या है? हेपेटोसाइट से जब हमारा ये जो HFE है नॉर्मल है तो क्या होगा? अब हमारा जो आयरन है 1-2 ही जाएगा जितना ज़रूरत है। लेकिन अब ये जो HFE है इसमें म्यूटेशन हो गया, तो इसका जितना भी आयरन है वो पूरा उठ के हमारा ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण ब्लड में आयरन ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा। अब सेकेंडरी जो है वो किसके कारण होता है? वो जेनेटिक नहीं होता है, वो मेनली जैसे कि ट्रांसफ्यूजन है, ये सब कारण होता है। तो ट्रांसफ्यूजन से कैसे? जैसे कि ट्रांसफ्यूजन में RBC आया, ज़्यादा RBC आया, तो आपको पता है RBC का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। तो उसका आयरन को रिसाइकिल करते हैं, आयरन तो रिसाइकिल में आयरन निकल जाता है और वो आयरन का ओवरलोड हो जाता है। तो अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले लीवर को देखते हैं। लीवर में कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलता है? इसको छोटा कर देती हूँ। तो लीवर में क्या होगा? जब आयरन बिल्डअप होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल लीवर को डैमेज करेगा, और लीवर को डैमेज करेगा तो क्या होगा? मेनली चिरहोसिस होंगे। ठीक है, और जो कैंसर है वो बढ़ेगा। पैनक्रियाज में क्या करेंगे? ये मेनली टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में देखने को मिलता है, जिसमें जो बीटा इजलेस सेल है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये मेल ऑब्जर्प्शन के कारण होता है, क्योंकि ये मेल ऑब्जर्प्शन में होता क्या है, जो पैनक्रियाज है वो डैमेज हो जाता है। स्किन तो ब्राउन स्किन दिखते हैं, ब्रॉन्ज स्किन। हार्ट तो हार्ट में क्या डैमेज होता है? मायोकार्डियम, जिसके कारण एरिथमाज होता है। गोनेट्स में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी, और मेल में टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस का करने के लिए सबसे जो पहला है वो ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट, और हाँ एक और इसमें जॉइंट्स में भी होता है। जॉइंट्स में क्या होगा? तो डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट में हम सबसे पहले आयरन देखेंगे कि आयरन ज़्यादा है कि नहीं है। उसके बाद ट्रांसफेरिन सेचुरेशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है आयरन स्टोर होता है फेरिटिन में, और ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन में। TT से याद रख सकते हैं। इसका 2 बाइंडिंग साइट होता है। अब टोटल एंजिन कैपेसिटी घटेगा तो ये क्या होगा? आयरन फिर से ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, अब फेरिटिन का प्रोडक्शन जो स्टोर करता है ना सेल में, वो मेनली एक्यूपाई हो जाता है आयरन के द्वारा। अब ये ट्रांसफ़र नहीं होता तो ट्रांसफेरिन का प्रोडक्शन घट जाएगा, जिसके कारण हमारा आयरन ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे ना तो मेनली ब्राउन स्पॉट देखते हैं,
किस में, लीवर में, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये लिपोफ्यूजन से भी दिखता है और जो नॉर्मल होता है वियर और टीयर रिएक्शन में, जो मेनली लाइसोसोमल डाइजेशन के द्वारा होता है। तो आयरन को हम किसके द्वारा देखते हैं, रशियन ब्लू स्टेन के द्वारा कंफर्म करते हैं। इसमें मेनली ब्लू दिखता है हमारा आयरन। ठीक है, अब क्या कह रहा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, प्लेबोटोमी करेंगे। प्लेबोटोमी में हम क्या करेंगे, तो ब्लड लेटिंग। इसका मतलब क्या है कि टेकिंग आउट ब्लड अंटिल, ब्लड को बाहर लेंगे जब तक कि फेरिटीन कम ना हो जाए, परसेंटेज सेचुरेशन कम ना हो जाए, आयरन लोड कम ना हो जाए। दूसरा क्या करेंगे, तो हम उसको देंगे डिफरोक्सामाइन। डिफरोक्सामाइन क्या करता है, तो ये मेनली बाइंड करता है आयरन के साथ और उसको यूरिन से बाहर निकाल देता है, जिसको कहते हैं आयरन लोड को डिक्रीज करना। ठीक है, इस तरह से ट्रीटमेंट भी हो गया। चलिए एक बार फिर से हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमारा हेमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है, टू मच आयरन ऑब्जर्व बाय द बॉडी। ये मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जेनेटिक होता है और सेकेंडरी किसके द्वारा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये हेमोक्रोमेटोसिस खत्म हुआ। चलिए क्लिनिकोपैथोलॉजिक सिंड्रोम। सबसे पहला एक्यूट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन विथ रिकवरी। इसमें क्या है, एक्यूट है मतलब थोड़े समय के लिए आया है लेकिन सिम्टम शो नहीं किया है। तो इसमें मेरे लिए आपको देखने को मिलेगा एलिवेटेड सीरम ट्रांसएमिनेज। सीरम ट्रांसएमिनेज कहने का क्या मतलब है, ALT AST। अगर लीवर फेल्यूर होता है तो मेनली ALT ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, इसके मेनली 4 फेजेज होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, सिस्टमेटिक प्री इक्टेरिक फेज, सिम्टमेटिक इक्टेरिक फेज और कॉन्वेलिसेंस। इंक्यूबेशन पीरियड जब से मेनली एक्यूट सिम्टम स्टार्ट होता है और जब तक ये रहता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टमेटिक प्री इक्टेरिक, प्री इक्टेरिक कहने का क्या मतलब है, इक्टेरिक मतलब कि जॉन्डिस होने के पहले के सिम्टम। मेनली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मलेस आता है, जनरल फैटिजिबिलिटी देखने को मिलता है, नौसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है। सिम्टमेटिक इक्टेरिक फेज, इसमें मेनली इक्टेरिक मतलब जॉन्डिस देखने को मिलता है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, और इसमें मेनली बिलिरुबिन ज़्यादा निकलता है यूरिन से, इसलिए यूरिन डार्क हो जाता है, हमारा जो स्टूल है वो लाइट कलर का हो जाएगा। कन्वेलिसेंस, इसमें क्या होता है, मेनली रिकवरी देखने को मिलता है टी सेल एक्टिविटी का अगेंस्ट इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट। ठीक है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, इसमें मेनली क्या है, ये सिम्टमेटिक है, बायोकेमिकल सेरोलॉजिक एविडेंस होता है। मेनली जब कोई भी डिजीज 6 मंथ से ज़्यादा, मतलब कि एक्यूट होता है जब 6 मंथ से पहले है और 6 मंथ से ज़्यादा जब ये रह जाता है लीवर डिजीज, तो उसको क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें में भी जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है वो कैरियर स्टेट में हो सकता है। ठीक है, या मेनली इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस मेनली देखने को मिलता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस होता कैसे, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन से होता है ना, उनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या दिखिएगा, तो फैटिग्यू, लेस्ट कॉमन में मलेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, माइल्ड जॉन्डिस। ठीक है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट कहने का क्या मतलब है, सडन और सीवियर। ये मेनली कब होता है, जब हमारा हेपेटिक इंसफिशिएंसी, मतलब हेपेटिक क्या हो रहा है, धीरे धीरे और ख़राबी हो रहा है, जैसे जैसे सिम्टम आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गया, इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन तक पहुँच गया विदिन 2 to 3 वीक, तो उसको कहते हैं फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्यूर। इसमें मेनली ये अगर ये मेनली 3 मंथ तक चला जाए तो इसको सब फुलमिनेंट फेल्यूर कहते हैं, और 2 से 3 वीक तक रहे तो इसको फुलमिनेंट। चलिए अब ट्यूमर के बारे में डिस्कशन करते हैं। लीवर में कौन कौन सा ट्यूमर होता है, उससे पहले 2 टर्म पढ़ लीजिए, जिसका नाम है नोडुलर हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, जिसके कारण नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मेनली 2 कंडीशन इसमें पढ़ने को है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया और नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेसिया। तो फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया सबसे पहले वो पढ़ते हैं। फोकल मतलब कोई पार्टिकुलर जगह में नोड का फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस मास रिलेशन होता है। ये मेनली यंग एज में देखने को मिलता है, फीमेल को देखने को मिलता है। इसमें उन लोग वुमेन को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा समय से स्टेरॉयड या कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं।
इसमें मेनली आप देखिएगा ना, जो हमारा जो सेंट्रल है पाथ वो ग्रे या वाइट कलर का होगा, और उसके वो कहाँ पे होगा, तो उसमें जो हमारा स्टेलेट सेल है उस वो मेनली डिप्रेस और अस्कार प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो सेंट्रल अस्कार होगा ना वो मेनली लार्ज वेसल्स के अंदर होगा, यूजुअली आर्टरी में। ठीक है, जिसके कारण फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेसिया होता है। ये इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन होता है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से भी कॉन्सेंट्रिक हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेसिया। ये मेनली रीजनरेटिव, मतलब कि जो सेल रीजनरेट कर रहा है उसमें मेनली क्या हो गया, हाइपरप्लेसिया देखने को मिला है। ये मेनली कब होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ पोर्टर हाइपरटेंशन के साथ होता है। इसमें आपको कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, तो ये अफेक्ट करता है हमारा इंट्रा हेपेटिक ब्लड फ्लो को। इंट्रा हेपेटिक ब्लड फ्लो कहने का क्या मतलब है कि जब लीवर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली है, फेल्टी सिंड्रोम, माइलोप्रोफरेटिव डिसऑर्डर, हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम, सॉलिड ऑर्गन, और जिसमें ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, HIV इन्फेक्शन है जिसमें जो ड्रग्स यूज करते हैं जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड और साइटोटॉक्सिक, इसमें मेनली आपको फाइब्रोसिस एब्सेंस मिलेगा। अब जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हेपेटिक ट्यूमर। हेपेटिक मतलब लीवर होता है और ट्यूमर मतलब लेसन। ये दो तरह का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन जो किसी एक पार्टिकुलर जगह में हुआ है, दूसरे जगह को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैलिग्नेंट में अपने तो इन्फेक्ट हुआ ही है, साथ में दूसरे ऑर्गन में भी जाके इन्फेक्शन फैला रहा है। बेनाइन जो होता है मेनली नॉन कैंसरस होता है। तो मोस्ट कॉमन अगर बेनाइन लेसन पूछे लीवर का तो क्या होगा, कैवर्नस हेमेंजियोमा। ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, तो ब्लड वेसल के इंडोथेलियल सेल को। अगर इसके हिस्टोलॉजी में जाएं, कैवर्नस हेमेंजियोमा के हिस्टोलॉजी में जाएं, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि वो बहुत सारा वेस्कुलर स्पेस बनाता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के बीच में बहुत बड़ा बड़ा स्पेस बनाता है, जैसे केप्स में स्पेस होता है ना, वो से। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैवर्नस रखा गया। ठीक है, और देखिए नाम से ही क्या लग रहा है, हेम एंजियोमा। हेम मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल में जो ये क्या हुआ, ओमा। ओमा मतलब बेनाइन कैंसर हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ब्लड जो है वो स्ट्रेट ट्यूब के जाने के बजाय जिग जैग पाथ में, ऐसे पता है हमारा जो ब्लड है इस तरह से जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाएगा, जिग जैग पाथवे में जाएगा। ठीक है, मोस्ट पेशेंट जो होते हैं ना उनमें स्मॉल लेसन देखने को मिलता है, मतलब कि अगर लेसन लेस देन 1.5 सेंटीमीटर रहा तो कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर रहा तो सिम्टम डेवलप्ड होगा और हमारा जो ब्लड वेसल है वो रप्चर कर जाएगा और उससे ब्लीडिंग होने की संभावनाएं हैं। अगर डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन करेंगे और MRI करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा पढ़ने को है उसको कहते हैं लीवर सेल एडिनोमा, जिसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक एडिनोमा। ये रेयर केस है, मेनली यंग फीमेल में देखने को मिलता है, और वो भी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। इसमें अगर सेल का माइक्रोस्कोपी करेंगे ना तो इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और पोर्टल ट्रैक मेनली एब्सेंट होता है। और ये जो हेपेटिक एडिनोमा है ये लीवर के कहाँ देखने को मिलता है, तो लीवर के एपिथेलियल सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेनली क्या है, तो ये इनलार्ज होता है, इसमें जो लीवर होता है वो इनलार्ज होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन और लिपिड देखिएगा। टिश्यू जो होता है वो मेनली हाईली वेस्कुलाइज्ड होता है। जो हेपेटिक एडिनोमा है इसमें जो टिश्यू है उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। बाइल डक्ट और पोर्टल एरिया दोनों मिसिंग होता है। ठीक है, अगर आप इसका मैकेनिकल फंक्शन देखिएगा तो ये क्या है, इसका मेनली मैकेनिकल फंक्शन अननोन है, लेकिन ये मेनली एसोसिएटेड होता है ईस्ट्रोजन, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। जो डोज होता है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, तो सीवियरिटी या लेवल ऑफ एडिनोमा से। ठीक है,
लेकिन मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, मेनली जो ईस्ट्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, उसके लेवल हाई हो जाएंगे, जिसके कारण एडिनोमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। मे बी ऑल्सो विथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये जो हमारा लीवर सेल एडिनोमा है ये हमारा जेनेटिक के कारण भी हो सकता है, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज के कारण। क्या, ग्लाइकोजेन STORAG स्टोरेज के कारण, जिसमें मेनली किस डिजीज में देखते हैं, बोन जियरकी डिजीज में देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें जो पेशेंट है ना, उसमें लीवर सेल कांट जनरेट ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। जो हमारा बोन जियरकी डिजीज है ना, इसमें जो हमारा लीवर है ना, ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज में बदल नहीं पाता है। जिससे हम ये जानते हैं कि ये हमारा कॉजेज होता है हेपेटिक एडिनोमा का, वो अभी तक क्लियर नहीं है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, अभी बताया था। ये कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, रप्चर और ब्लीडिंग हो जाएंगे। ठीक है। और मेनली ये कब होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में। पेशेंट जो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं वो अगर कम करेंगे तो हमारा एडिनोमा कम होगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो एडिनोमा ज़्यादा होगा। और कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट विद बोन जियर के डिजीज। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक और आपको पढ़ने को मिलेगा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। जो अभी ऊपर पढ़ा था ना, वो भी क्या है, तो बेनाइन हेपेटिक ट्यूमर है। ये मेनली नाम से ही देखिए, फोकल किसी एक जगह लोकल एरिया एग्रीगेट हो जाता है और वहाँ पर सेल क्या होते हैं, रेपिडली डिवाइड करते हैं। ये मेनली मोस्ट कॉमन होता है नन ब्लड वेसल्स में, मतलब कि ये ब्लड वेसल में नहीं, नन ब्लड वेसल में ज़्यादा कॉमन होता है। ये वुमेन में ज़्यादा होता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछें तो वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि ड्यू टू वेस्कुलर इंजरी मेनली देखने को मिलता है। ठीक है। अदर फॉर्म क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस के कारण, और ये मेनली सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर द कैवर्नस हेमएंजियोमा। ठीक है। इसमें मेनली क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें जो हमारा सेंट्रलाइज ब्लड वेसल है वो इफेक्ट होते हैं। डायग्नोसिस CT स्कैन से मेनली देखेंगे। ट्रीटमेंट तो इसको अपने आप ये अब सही हो जाता है अगर पेनफुल ना हो तो। ठीक है। अब आते हैं हम मैलिग्नेंट हेपेटिक ट्यूमर में। मैलिग्नेंट में जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो हमारा क्या है, हेपेटोब्लास्टोमा। ये जो मैलिग्नेंट के बारे में थोड़ा बताती हूँ, ये मोस्ट क्या है, सीरियस और कैंसरस टाइप है। मैलिग्नेंट कह रहे हैं तो इसके कारण कैंसर होता है, और ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे पूरे वर्ल्ड में। मैंने तीसरा स्थान ये लेता है। इसमें मेनली होता क्या है, तो इसमें दो तरह का ट्यूमर देखने को मिलेगा, एक तो प्राइमरी ट्यूमर, एक सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर जो लीवर में स्टार्ट हुआ हो, सेकेंडरी ट्यूमर जो लीवर को छोड़ के कहीं और स्टार्ट हुआ हो, लेकिन उसके कारण हमारा लीवर अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। जैसे कि लंग में ट्यूमर हुआ, वो उसका मेटास्टेसिस करके वो ट्यूमर लीवर में आ गया, तो ये सेकेंडरी में होगा। समझ गए यहाँ पर। तो ये अदर में कौन कौन सा हो सकता है जहाँ से आएगा या ये लीवर से जाएगा, तो वो होगा कोलोन, पैनक्रियाज, लंग, ये सब में मेनली होता है। तो होता क्या है, तो मेनली डैमेज होता है, रिपेयर होता है, डैमेज होता है, रिपेयर। अगर ये कंटिन्यू रहे तो यहाँ पे जेनेटिक क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उसमें म्यूटेशन आ जाएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, कार्किनोजीनेसिस देखने को मिलेगा। अब कोई डिजीज समझिए जिसके कारण ये हमारा चिरहोसिस हुआ, जैसे कि अल्कोहल हेपाटाइटिस, हेमोक्रोमेटोसिस, फर्स्ट डिग्री बिलियरी चिरहोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी या कोई और। तो इसमें हम देखेंगे जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है, हेपेटाइटिस B और C वायरस, और ये मेनली क्रोनिक होता है और ये लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है। इसके अगर ये कंटिन्यूसली डैमेज हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ये तो पहले ही बता दिया। जैसे कि हेपेटाइटिस B ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि उसमें DNA वायरस होता है। अब देखिए इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, तो याद रखिएगा मैलिग्नेंट में जो रिस्क फैक्टर होता है वो है AFLA टॉक्सिन, जो मेनली प्रोड्यूस होता है एस्परगिलस ये मोल्स के द्वारा। कौन सा, AFLA टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है
एस्परगिलस मोल्ड के द्वारा ये मेनली फूड में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेन्स, पीनट और वेजिटेबल। जब हम ये सब खाते हैं ना तो ये टॉक्सिन को हम क्या कर लेते हैं, हमारा एसआई ऑब्जर्व कर लेता है और जानते हैं जो भी चीज़ एसआई में हो जाता है वो लीवर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, अल्फ़ा टॉक्सिन B1। अब ये होता क्या है, तो हमारा जो हमारा हेपेटोसाइट है, लीवर का जो सेल है, उसमें अल्फ़ा टॉक्सिन B1 क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। किस में, तो अल्फ़ा टॉक्सिन B189 एपोक्साइड में, जो बाइंड करते हैं, लिख देती हूँ AFB1 क्या हो गया, मेटाबोलाइज होके बन गया AFB189 क्या, एपोक्साइड, जो मेनली बाइंड करता है हेपेटोसाइट के डीएनए से। अब डीएनए एडक्ट हो जाता है और जिसके कारण हमारा P53 म्यूटेशन होता है। ये 53 क्या है, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है, जिसके कारण ट्यूमर क्या हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मोस्ट पेशेंट जिसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है और उसमें चिरहोसिस होगा ही होगा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हार्ड स्पॉट होता है, जो मेनली लॉन्ग स्टैंडिंग चिरहोसिस का सिम्टम है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी तो समझा दी। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा ट्यूमर है वो स्प्रेड हो जाता है हेपेटिक वेन तक, पोर्टल वेन तक, जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्लॉकेज होने का डर है। मान लीजिए कि अगर हेपेटिक वेन में ब्लॉकेज हुआ तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके कारण पेरिटोनियम फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियम में चला जाता है, जिसके कारण हमारा एब्डोमेन स्वेल हो जाता है, जिसके कारण एस्काइट्स होते हैं। तो इसको हम दूसरा टर्म में कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, इसको कहते हैं बूध कियारी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें सिम्टम मेनली क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, फीवर। ठीक है, हिस्टोलॉजी में क्या देखेंगे, वाइल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, तो हेपेटोसाइट के अंदर स्मॉल कैंसरस सेल होता है। ठीक है, इसमें आप और भी क्या देखिएगा, तो अल्फा फेटोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, मतलब इसका परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। नॉर्मली जो होता है ना, ये फाउंड होता है फीटल प्लाज्मा में और रिड्यूस हो जाता है एडल्ट में, मतलब कि बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और एडल्ट में ये कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा और ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण लीवर एंजाइम जो ALT और GGT है वो मेनली आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके और भी क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इरिथ्रोपोएटिन जो मेनली कंट्रोल करता है प्रोफरेशन ऑफ RBC, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो मेनली क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल प्रोफरेशन को, पैराथायराइड हार्मोन, ये सब आपको क्या मिलेंगे, मेनली ब्लड में देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी मेनली ट्यूमर को शो करता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पहले तो जान लीजिए जो ब्लॉकेज है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रेडिएशन, केमोथेरेपी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन से करते हैं। अब आते हैं, ये तो अभी तक मैकेनिज्म ट्रीटमेंट हो गया। अब होता कौन कौन सा है, तो हेपेटोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन लिवर ट्यूमर होता है, किसमें, यंग चाइल्ड में। क्या, हेपेटोब्लास्टोमा। इसमें मेनली कौन सा जीन आपको देखने को मिलेगा एक्टिव, WNT बीटा कैंटीन सिग्नलिंग पाथवे का एक्टिवेशन हो जाने के कारण मेनली कार्किजिनोसिस होता है। कार्किजिनोसिस मतलब कैंसर सेल का बनना है। एंजियोसार्कोमा, इसमें मेनली क्या है, तो ये मेनली होता है जब आप पहले कभी विनाइल क्लोराइड, अर्सेनिक विनाइल क्लोराइड से क्या हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कोलेंजियो कार्सिनोमा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अगर बच्चों में पूछे मोस्ट कॉमन लीवर ट्यूमर कौन सा है, तो हेपेटोब्लास्टोमा। लेकिन अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लीवर कौन सा है, तो वो होगा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये मेनली अफेक्ट करता है ओल्ड पीपल को, मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस B और C जो क्रोनिक हेपाटाइटिस है, अल्कोहल, अल्फा टॉक्सिन अभी बताया था, थायरोसेमिया और हेरिडेटरी हेमोक्रोमेटोसिस, मतलब जो पेरेंट्स से हमारा आया है वो। पैथोजेनेसिस कैसे होगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पढ़ रहे हैं, तो इसका पैथोजेनेसिस
मेनली क्रोनिक था, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस। इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? एवीएक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो मेनली एक्टिवेट करता है होस्ट सेल के प्रोतो ऑन्कोजन से। देखिए हर जगह सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है, जिसके कारण जो हमारा सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अल्फा टॉक्सिन में के कारण क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है P53 का। P53 क्या है? तो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। अगर इसी में म्यूटेशन हो जाएगा तो वहाँ पर ट्यूमर हो जाएगा, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्लिनिकल फीचर मलेस होंगे, एब्डोमिनल पेन, अपर एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, फैटिग्यू। लेबोरेटरी टेस्ट में सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो अल्फा फेटोप्रोटीन है उसके एलिवेशन क्या कहाँ कहाँ शो करेगा और एक्स्ट्रा? तो यॉर्कशेयर ट्यूमर में चिरहोसिस, मासिव लिवर नेक्रोसिस, क्रोनिक हेपाटाइटिस, नॉर्मल प्रेगनेंसी, फीटल डिस्ट्रेस डेथ और फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सब मेनली देखने को मिलता है। हिस्टोलॉजिकली में क्या देखेंगे कि इसका जो यूनिफोकल मास होता है, मल्टीफोकल मास होता है और डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव कैंसर सेल मेनली को देखने को मिलेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है वेस्कुलर इन्वेशन का, ठीक है। इसमें और भी क्या मिलेंगे? मेलोरी हाइलिन बॉडीज देखने को मिलेगा। कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फाइब्रोलैमिलर कैंसर को हेपेटोसेलुलर कैंसर से? तो ये जो फाइब्रोलैमिलर कैंसर है ये मेनली यंग एडल्ट में देखने को मिलता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका बेहतर प्रोग्नोसिस है। इसमें अल्फा फेटोप्रोटीन एलिवेटेड नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली क्या देखा जाएगा? तो इसमें डेंस कोलाजन बैंड होते हैं। फाइब्रोलैमिलर क्या होता है? मेनली लेफ्ट लोब में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये स्प्रेड करता है लिम्फेटिक रूट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें हैं, देख लेते हैं। हेपार-1 जिसको हेपेटोसाइट पैराफिन 1 कहते हैं, ये स्पेसिफिक कहाँ पे होता है? तो हेपेटोसाइट का माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मोर स्पेसिफिक और सेंसिटिव मार्कर होता है नॉर्मल और नियोप्लास्टिक हेपेटोसाइट के लिए, जो मेनली डायग्नोसिस होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। क्या? हेपेटोसाइट पैराफिन 1। मेनली जो ग्लाइपिकन्स 3 है वो यूज होता है डिस्टिंग्विश करने में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में, ठीक है। अब जो कह रहा है अदर टेस्ट कौन सा यूज होता है? तो वही लेवल ऑफ अल्फा फेटोप्रोटीन। ट्यूमर मार्कर क्या होता है? फाइब्रोलैमिलर वेरिएंट का, तो वो होता है न्यूरोटेंसिन। मार्कर चॉइस फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन हेपेटोसेलुलर कैंसर और फाइब्रोलैमिलर वेरिएंट, तो AFP। अभी बताया AFP मेनली फाइब्रोलैमिलर कैंसर में नहीं प्रेजेंट होता है और हेपेटोसेलुलर कैंसर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेटास्टैटिस होके कहाँ कहाँ जाएगा? तो आपको पता है मेनली एस्टिलेट सेल में ही मेनली होता है, ठीक है, क्योंकि यही स्टोर करता है कौन सा? विटामिन ए और फैट को। इसमें स्टिमुलेशन के कारण ये मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाता है और कोलाजन से क्रिएट करने लगता है। लंग को पेरीहिलार, पेरीपेनक्रिएटिक और पाराइरोटिक लिम्फ नोड को, ठीक है। अब आते हैं इसका दूसरा, जिसका नाम क्या है? कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा ये मेनली कहाँ? कोलेंजियोकार्सिनोमा मतलब ये बाइल डक्ट में क्या होता है? मेनली कार्सिनोमा होता है, कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर। तो इसको कहते हैं म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एडिनोकार्सिनोमा, मेनली अराइज होता है बाइल डक्ट में। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक। इंट्रा हेपेटिक कहने का मतलब लीवर के अंदर, एक्स्ट्रा हेपेटिक कहने का मतलब लीवर के बाहर। तो 90% एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है, उसमें 60% पेरीहिलार और 20 से 30% डिजिटल वाइल डक्ट। तो चलिए पिक्चर्स आपको बताती हूँ इसका। देखिए ये हमारा लीवर है, कहाँ गया? ये हमारा लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर इंट्रा हेपेटिक होता है, लीवर के बाहर एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है। पेरीहिलार जहाँ पर से ये मिली कौन सा? देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है? हमारा पेरीहिलार पाथ है और डिजिटल पाथ कहाँ पर है? यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक, ये क्या है? डिजिटल पाथ है। मतलब कि सिस्टिक डक्ट के नीचे जो कॉमन बाइल डक्ट बनता है ना, कॉमन बाइल डक्ट से एम्पुला और बेटल तक क्या है? डिजिटल पाथ में आता है। और जहाँ से हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट मिलता है
और बनाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर से सिस्टिक डक्ट आता है, यहाँ तक हमारा क्या रहता है, पेरिहीरल रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब रिस्क फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो जितना भी रिस्क फैक्टर होता है ना वो सी से स्टार्ट होता है, जैसे कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस तो सी, लिफ्लक्स जैसे कि ये क्या है, क्लोनोर्किस साइनेसिस। ठीक है, और एक और है ओपिस्थोसिस विवरैनी। ठीक है, और क्या है, क्रोनिक बिलियरी इन्फ्लामेशन या इंज्यूरी जिसको हम कोलिलिथियासिस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल में क्या हो जाएगा, तो थोरोट्रैक्स। क्रोनिक अल्कोहल लिवर डिजीज, कोजेनाइटल फाइब्रो पॉलीसिस्टिक डिजीज जिसमें मेनली 2 देखने को मिलेगा, कोलिडोकल सिस्ट और कैलोरी डिजीज। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में क्या, तो मेनली ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 6 और KRAS। ठीक है, और इसमें मेनली जो P53 होगा ना वो रेड्यूस रहेगा। P53 का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। अगर वो रेड्यूस होगा तभी तो ट्यूमर होगा ना, सिंपल सा है। क्लिनिकल फीचर जॉन्डिस होंगे लेकिन पेन नहीं करेगा, पुराइटिस होगा, वेट लॉस होगा, अल्कोहल मिलेगा, ए कोली का स्टूल रहेगा। ठीक है, ए कोली का स्टूल मिलेगा। ए कोली कहने का क्या मतलब है कि स्टूल में क्या होंगे, बाइल जूस नहीं होगा, जिसके कारण उसका कलर कैसा होगा, लाइट कलर होगा। माइक्रोस्कोपिक में मेनली आपको डेंस कोलाजिनस स्ट्रोमा देखने को मिलेगा, जिसको हम डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस मेनली हम परक्यूटेनियस बायोप्सी का करेंगे अगर पेरिफेरल लिवर लेसन रहा तो, और अगर सेंट्रल लेसन रहा तो ERCP करेंगे, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। ट्यूमर मार्कर में कौन कौन सा हो जाएगा, तो ट्यूमर में मिलिए आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा साइटोकेराटिन 7, 8 और 19, और निगेटिव मिलेगा साइटोकेराटिन 20। CEA मतलब कि क्या होगा, कार्सिनोब्रोनिक जो होता है, मतलब बच्चों में जो पाया जाता है वो देखेंगे। CA कार्सिनोमा मतलब कैंसर देखेंगे, कौन सा 99, और CA 125, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है। मेटास्टैटिस ये कहाँ कहाँ तक स्प्रेड करेगा, तो लंग, वर्टिब्रा, एड्रिनल ग्लैंड, ब्रेन और लिम्फ नोड तक। मेटास्टैटिस ट्यूमर क्या होता है, वो मेनली सेकेंडरी लीवर कैंसर ज़्यादा इसमें कॉमन होता है, और ये प्राइमरी लीवर कैंसर का, इसका मतलब कि कहीं और हुआ है और वहाँ से मेनली हमारे लीवर में ट्यूमर हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मेनली 100 है, एक का जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों है क्यों नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।